पे एक बैटरी दी हुई है जिसका वोल्टेज V है, जिसका जो लोअर एंड है यानी जो लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको अर्थ करके रखा गया है, और उसका जो हायर वोल्टेज वाला टर्मिनल है वो भेजा गया है एक स्फीयर पे, वो कनेक्टेड है एक स्फीयर से। और ऐसा ही लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जो स्विच के थ्रू, ओपन स्विच के थ्रू फिलहाल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये मान लो इनफाइनाइट स्फीयर्स है और सारे के सारे आर रेडियस के। ठीक है, अब उन्होंने स्विचेस को मार्क किया S1, S2, S3 एंड सो ऑन। बेटा देखो, मैं ऐसे बताता हूँ तुमको कि अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पहले ना S को क्लोज किया या S1 को क्लोज किया, फिर थोड़ी देर बाद S1 को ओपन कर दिया वापस से, और S2 को क्लोज करके पहले और दूसरे स्फीयर को कनेक्ट कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने S2 को ओपन कर दिया और उसके बाद S3 को क्लोज करके दूसरे और तीसरे को कनेक्ट कर दिया, और ये प्रोसेस वो रिपीट करते गए। ऐसे केस में जब वो इनफाइनाइट शेल्स या इनफाइनाइट बार ये प्रोसेस रिपीट कर लेंगे, तो तुमको ये बताना है कि सिस्टम में लॉस होने वाली टोटल एनर्जी कितनी है इस प्रोसेस में। तुम्हें देखने में ये सवाल टफ लग रहा होगा, बट ये उतना टफ सवाल नहीं है। देखो थोड़ा समझो, अगर मैं V वोल्ट से किसी कंडक्टर को जोड़ूंगा, बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जिसका रेडियस R है, तो उस कंडक्टर पे भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल V आ जाएगा, और पोटेंशियल V तभी आ सकता है जब उसके ऊपर एक चार्ज आए। तो मान लो Q चार्ज आ गया, तो Q कितना होगा बेटा? जो Q होगा अगर आप वो देखें तो V इज इक्वल टू KQ बाई R। तो यानी कितना चार्ज आ गया? RV बाई K। याद रखिएगा, बाद में काम आएगा ये एक्सप्रेशन। अब आपने ना स्विच 1 को जो है ओपन कर लिया, लेकिन पहले वाले प्रोसेस में यहां से यानी बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q चार्ज। तो Q चार्ज ग्राउंड पे उसका पोटेंशियल 0 था, और बैटरी के इस टर्मिनल पे गया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया? V। तो बैटरी ने इसको कितनी एनर्जी दी, यानी वर्क डन बाय बैटरी ऑन द चार्ज टू ट्रांसफर इट फ्रॉम 0 टू हायर पोटेंशियल V, कितना हो गया? जितना Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, कितनी बढ़ी? QV। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर किसी बैटरी से, आगे चल के पढ़ोगे तुम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर किसी बैटरी से Q चार्ज फ्लो करता है तो बैटरी का वर्क डन ये होता है Q टाइम्स V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक, अब सुनिए, अब इसके पास Q चार्ज आ गया था, पर आपने क्या किया? आपने इसको स्फीयर 2 से कनेक्ट कर दिया, और दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये Q आधा आधा यानी Q/2 और Q/2 इन दोनों में बढ़ जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया? ये टर्मिनल ओपन कर दिया। ये टर्मिनल ओपन करते ही यानी S2 ओपन करते ही पहले वाले स्फीयर के लिए Q/2 रिजर्व हो गया, लेकिन अब आपने ये क्लोज कर दिया, तो इसके पास जो Q/2 है वो 3 के साथ शेयर होना पड़ेगा। तो ये Q/2 जो बचा है पहले स्टेप में, जो सेकेंड स्फीयर पे डेवलप हुआ था Q/2, वो अब आधे आधे में बढ़ जाएगा। मतलब उसका आधा इधर रह जाएगा, कितना? Q/4, और आधा इधर चला जाएगा Q/4। अब आपने ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया, कौन सा? S2 वाला। तो जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए Q/4 बच गया, क्योंकि वो तो S2 से कनेक्शन हट गया उसका, अब वो किसी और को चार्ज नहीं देगी, ना तो S3 से, ना तो S2 खुला है ना तो S3 खुला है, तो इसके पास Q/4 रिजर्व हो गया। पर 3 के पास आपने कितना भी चार्ज कलेक्ट किया है? Q/4। पर अब आप 3 को 4 से जोड़ने वाले हैं, तो 4 बोलेगा 3 से कि मेरे को भी आधा चार्ज दो, तो अब Q/4 भी आधा आधा बटेगा, यानी Q/8 Q/8। फिर आप यहां से कनेक्शन ब्रेक करेंगे तो Q/8 3 पे रिजर्व हो जाएगा, फिर पर ये Q/8 आधा आधा बटेगा, यानी इस पे Q/16 फाइनली होगा, और इस वाले पे Q/16 होगा। तो इस तरह से पहले स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना बचता है? Q/2। दूसरे पे फाइनल चार्ज कितना बचता है? Q/4। तीसरे पे फाइनल चार्ज कितना बचता है? Q/8। चौथे पे फाइनल चार्ज कितना बचता है? Q/16 एंड सो ऑन। और इस चार्ज की वजह से स्फीयर के पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है कंडक्टिंग स्फीयर के पास, जिसे हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। पहले वाले की सेल्फ एनर्जी होगी
k/2r इंटू इसका चार्ज का स्क्वायर यानी q/2 का स्क्वायर। दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी होगी k/2r इंटू इसके चार्ज का स्क्वायर यानी q/4 का स्क्वायर। तीसरे वाले की सेल्फ एनर्जी होगी k/2r इंटू q/8 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पूरे सिस्टम पर जो टोटल स्टोर्ड एनर्जी है U टोटल, वो होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। अब आप q² को कॉमन ले लें तो ये 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन लिखा हुआ है इन्फिनिटी टर्म। 1/4 को भी कॉमन ले लें तो kq²/8r ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म की जीपी है बेटा ये। इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, दिस विल बी द समेशन ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, जो आएगा 4/3। kq² इधर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। kq²/8r इंटू ये कितना हो गया बेटा 4/3, दैट बिकम्स kq²/6r। ठीक, अब आप Q को ऊपर आपने Q को कुछ तो रखा था, Q को आपने क्या रखा था, Q को आपने Q आप क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू kq/r था ना, तो Q आप लिख सकते हैं RV/K, क्योंकि आपको V के टर्म्स में आंसर देना है। तो Q को रख सकते हैं RV/K, तो ये कर दीजिए K/6R इंटू Q² की जगह R² V²/K²। तो एक K का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और नीचे वाले K को 1/4πε0 रख दो, तो ये बना 4πε0 इंटू R² V² डिवाइडेड बाई 6R। तो ये एक पावर हट जाएगा, तो ये बनेगा 4πε0 RV²/6। ये है सिस्टम की टोटल एनर्जी स्टोर्ड in form of the self energy of all the spheres, all the infinite spheres। अब बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई की थी या कितना एनर्जी दी थी, QV। जहां Q को अगर वापस से आप RV/K रख दें तो बैटरी ने टोटल एनर्जी कितनी दी थी RV²/K। 1/K को आप 1/4πε0 रख दें K को, तो ये बनेगा 4πε0 RV²। ये था जितनी एनर्जी बैटरी ने टोटल दी थी, और सिस्टम के पास स्टोर्ड कितनी है, ये राइट वाली। तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो वर्क डन बैटरी ने किया था या जो टोटल एनर्जी दी गई थी, दैट इज इक्वल टू आइदर स्टोर्ड एनर्जी और हीट लॉस। तो हीट लॉस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4πε0 RV² माइनस 4πε0 RV²/6, which is 20/6 into πε0 RV², which is 10/3 into πε0 RV². This they have given as the answer.